मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा जो कि मुझे कहा गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि यार ये हमारा सेल ही नहीं हुआ, और वो मेरा अगले मंथ में टॉप सेलिंग था। चैनल पे ये बताया है उसने कि मेरे पास राइट नाउ 5 अरब से ज़्यादा के एसेट्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यार आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए। मैंने कहा मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट जगह ली, 45,000 रुपये बनते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करवाई और इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर भी उनसे ले लिया। 1.2 मिलियन के आपने 45,000 के अंदर जुगाड़। मतलब ये देखें कि ये चीज़ें होती हैं कि इंसान को अगर पता हो कि कहाँ पे तीर मारना है ना, तो आप डूबते हुए जहाज़ को भी उठा लेते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिनिमम प्राइस के साथ वो मुझे टैगिंग, बारकोडिंग, पैकिंग और डिलीवर यहाँ लाहौर में ये सब कुछ करके स्टेट की फील्ड में फ्रॉड्स होते थे, उसको एक्सपोज कर दिया। बिजनेस को कैसे ग्रो करना है यूट्यूब को यूज़ करके, बच्चे किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके, विलेज के लोग किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके, हर तरीके से हम यूट्यूब को यूज़ करें। तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा मतलब सब कुछ है, ये मेरा नाम है, इसको बचा लो। अगर अभी माइक ना पकड़ो तो मैं तालियां बजा देता। इतनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह साहिब साहब, सैल्यूट है आपको यार। ऑलमोस्ट 87% का मार्केटिंग स्पेंड लग रहा था। 87%, यानी कि 1 रुपया लगा के 1 रुपये की सेल आ रही थी। बस इतना ही आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि पॉडकास्ट के अंदर कुछ केस स्टडीज़ शेयर की जाएंगी। जी हाँ, वो केस स्टडीज़ के कैसे ब्रांड को स्क्रैच से नेगेटिव, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, उसको कैसे आपने पॉजिटिव करना है। और छोटा मोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा मार्केट का नाम। आज की पॉडकास्ट में अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि लोकल ई कॉमर्स को कैसे नेगेटिव और लॉसेस से निकाल के पॉजिटिव और प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाना है, तो आज की पॉडकास्ट आपकी है। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान शामिल हैं। वन ऑफ द टॉप हेड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, मिस्टर साजिद रियाज। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आपके साथ ही मेरे पास दूसरे मेहमान हैं, वो हैं साद साहब। साद साहब जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और कैसे कंटेंट को यूटिलाइज करते हुए अपनी फिजिकल शॉप्स, अपने फिजिकल बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं, प्लस उसको ऑनलाइन लेके आके ऑनलाइन भी सेल बढ़ा रहे हैं। आज की अगर ये केस स्टडीज़ आप जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ साजिद साहब के पास। साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। साहिब साहब, थोड़ा सा इससे पहले कि हम जानें कि कैसे आपने किस ब्रांड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किया, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ई कॉमर्स का जो नॉलेज है, क्या इसके लिए कोई हार्डकोर डिग्री करनी पड़ती है, या कोई भी फील्ड बंदा अगर ऑप्ट कर रहा हो तो वो ई कॉमर्स में और स्पेशली लोकल ई कॉमर्स में आके काम कर सकता है? तो थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा और ये बताइएगा कि कैसे आप ई कॉमर्स की फील्ड की तरफ आए। देखें जी, इसकी तो एग्जांपल आपके सामने ही बैठी हुई है कि मैं एज अ बाय एजुकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ACCA क्वालिफाई। और अब्बा जी के कहने की वजह से हमने जो है ना अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद आर्टिकल्स किए ZTBL बैंक से, और 3-3.5 साल के जितने भी आर्टिकल्स थे उसके बाद बैंक ने जॉब ऑफ़र की। लेकिन हमने कासिम अली शाह साहब और आप लोगों की पुरानी वीडियोस देखकर इस फील्ड में आने का फ़ैसला किया। और इस फील्ड के लिए आपकी स्पेसिफ़िक स्टडी नहीं, स्टडी होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ना पढ़ाया जाता है कि नौकर कैसे बनना है, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल जो है ना वो डिनाई करता हूँ कि आपको सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो आपका दिल है ना वो करना चाहिए। और मेरा इसमें माइंड था कि मैंने अपनी जो गवर्नमेंट की जॉब थी वो 3-3.5 साल की जॉब करने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया। तो आपने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी? मैंने जो गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी, 17 स्केल पे था मैं। और OG1 ZTBL में 2014 के एंड पे मैंने जॉब को रिज़ाइन कर दिया था। 2011 में मेरी जॉब परमानेंट हुई थी आर्टिकल्स के बाद। तो परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब आपने छोड़ दी ई कॉमर्स के चाम को देखते हुए? बिल्कुल। और स्टार्ट में फैमिली ने थोड़ा सा रजिस्ट किया, वालिद साहब ने रजिस्ट किया, लेकिन 2 से 4-6 महीने बाद जब उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखने के बाद, और जब मेरे मतलब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम कमा क्या रहे हैं, ठीक है। तो मैं जहाँ पे 35,000 रुपये की सैलरी ले रहा था, विद इन 6 मंथ मैं 1.5 से 2 लाख रुपये कमाना शुरू हो गया। तो वो एक होता है कि आपके मतलब एक बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है, तो उसके बाद से मेरी बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। जो मुझे रेजिस्टेंस थी फैमिली की तरफ से वो भी नहीं आई,
और बाकी आपके सामने पूरी हिस्ट्री आपको पता है। बहुत ज़बरदस्त साहिद साहब, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है जी इनकी, कैसे गवर्नमेंट की जॉब छोड़ के ये इस तरफ आए, इसके बारे में और भी जानेंगे। साथ साहब मेरा अगला सवाल है आपसे, कंटेंट क्रिएशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। शॉपिफाई भी जो है यूट्यूब के साथ मिल के अब कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहा है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं उसके बारे में वीडियो बनाते हैं, नाउ यू कैन अर्न फ्रॉम देम, तो इसकी तरफ भी जा रहे हैं। एक कंटेंट ऑटोमेशन से कितना कि एक तो हो गया फिजिकल टेंजिबल ई कॉमर्स जिसमें साहिद साहब मास्टर है माशाल्लाह, एक होता है सर्विस ई कॉमर्स। तो सर्विस ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप कुछ ऑटोमेटेड और कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और उन वीडियो से कमाना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपने कोई अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी और कुछ ऑटोमेटेड काम करके आप वीडियोस बेच के वीडियो से पैसे कमा सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, व्हाट इज़ कंटेंट ऑटोमेशन और कैसे लोग इस पे पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया ना, देखें जो कंटेंट है, आई थिंक सो कि ये आने वाला, अगर हम कंटेंट को यूज़ करके लोकल ई कॉमर्स करते हैं तो इससे जो हमारी सेल्स हैं एक तो वो ऑटोमेट हो सकती हैं, उसके बाद उसको हम स्केल बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देखें अगर हम एक फेसबुक ऐड चला रहे हैं या इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हैं तो उस पर हमें रोज़ मेहनत करनी है, रोज़ एड स्पेंड करना है, रोज़ उस पर पैसे खर्च करने हैं। लेकिन अगर या तो मेरा अपना एक चैनल है या फिर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि आप मेरी इस प्रोडक्ट की एक वीडियो बना दो, इसके लिए मैं आपको 50,000 पे करने के लिए रेडी हूँ। उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जांपल अगर उसके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसकी वीडियो देखी 20,000 लोगों ने, उस 20,000 लोगों में से अगर सिर्फ और सिर्फ 200 लोग उसको बाय कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट 30 डेज, पहले 30 दिन के अंदर, तो वहाँ से हमारी अच्छी खासी सेल जनरेट होगी। ये तो हो गया हमारा इनिशियल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद वीडियो वो यूट्यूब पे पड़ी है, उसके बाद वो वीडियो जो है वो फेसबुक पे भी पड़ी है, वो वीडियो पे बार बार व्यूज़ आएंगे और आप सबको ये पता है कि यूट्यूब 5 साल पुरानी वीडियो को भी रिकमेंड कर रहा होता है 5 साल बाद, ठीक है। लेकिन जो 5 साल पहले मैंने ऐड स्पेंड किया था या 5 साल पहले मैंने जो गूगल पे ऐड लगाया था, फेसबुक पे लगाया था, उसका मुझे रिटर्न आज नहीं आएगा, उस टाइम आ गया था, ऐड स्पेंड हो गया, मुझे अब उससे दोबारा प्रॉफिट नहीं आ रहा। लेकिन यूट्यूब पे मैंने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, 10 इन्फ्लुएंसर को हायर कर लिया। हो सकता है उसमें से एक वीडियो ऐसी हो जिसपे मिलियन व्यूज़ आ जाएं, हो सकता है एक वीडियो ऐसी हो जिसपे 5 लाख व्यूज़ आ जाएं, और वहाँ से फिर मेरे कितनी मेरी सेल्स बढ़ती रहेंगी उसका कोई हिसाब नहीं है, उसकी कोई स्केलेबिलिटी के ऊपर कोई एक लिमिट नहीं है। तो यहाँ से मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी स्केल कर सकते हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा दरिया है जिससे 3 तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। पहला ये कि एक तो आपने वीडियो बना ली, उस वीडियो के लगा के यूट्यूब से पैसे, फिर उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद जो लोग खरीदेंगे तो उसके पैसे, और फिर अगर आप किसी के लिए वीडियो बना लेते हैं तो एफिलिएशन के पैसे। तो आपको मतलब हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा मिल रहा है और कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान होती जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। अगर इसको हम एक नाम दें तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है। ओके, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है जी, इसके बारे में भी हम आपसे फर्दर भी जानेंगे। साहिद साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ और अब मैं ज़रा जानना चाहूँगा, मैंने देखा बल्कि मार्केट में बड़ी धूम मची हुई है कि एक बहुत बड़ा इदारा अपना एक फैशन का ब्रांड बना रहा था। मैं चलें इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस ही इतना है, मेरे दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं। तो पहला मैं जानना चाहूँगा FMCG के बारे में। FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको कैसा लगता है कि आपने चेज़अप के अंदर काम किया ग्रॉसरी वर्सेस नॉन ग्रॉसरी, क्योंकि ग्रॉसरी में मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या रिजल्ट आता है ई कॉमर्स का, और ग्रॉसरी ऑनलाइन बिकती है? देखें जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, और मैं ये चाह रहा था कि FMCG से रिलेटेड जो है ना मैं इस पॉडकास्ट में लाजमी डिस्कस करूं कि चेज़अप जो ज्वाइन करने का मेरा मकसद था वो था ये कि मैं FMCG को उसकी वर्किंग और उसमें कितना पोटेंशियल है वो देख सकूं। तो जब मैंने चेज़अप ज्वाइन किया तो उसके पास कोई ओमनी चैनल नहीं था, ठीक है। एक ही वेयर हाउस से मतलब पूरे कराची में वो सर्विसेज दे रहे थे, उनको ऑपरेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। देखें, सारा पता चलता है आपको P&L से कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो और लॉस क्या कर रहे हो। इन दी एंड आपने प्रॉफिट देखना होता है। जब उस शीट पे जाओगे ना आप, तो आपको बहुत सारी ऐसे टेंजिबल इनटेंजिबल वो एसेट्स भी नज़र आएंगे, और इसी तरीके से एक्सपेंसेस जो वेरिएबल हैं और फिक्स्ड हैं। आपको उस पे काम करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप टारगेट ऑडियंस के थ्रू एक क्राइटेरिया बना हुआ है, हर कोई जैसे डिप्लॉयर सिखा रहा है, डिफरेंट एजेंसी सिखा रही हैं।
सेल लेकर आना कोई इशू नहीं है। आप एक अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर हायर करो या अच्छा एक बंदा हायर करो, वो आपको सेल जनरेट कर देगा। क्या वो सेल कंप्लीट भी हो रही है? GMV और NMV के अंदर कितना डिफरेंस है, वो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं? तो मैंने इसमें सबसे पहले किया था कि सारे जितने भी हमारे चेज़अप के स्टोर्स थे उनमें स्टोर से ही ग्रोसरी को डिलीवर करवाना शुरू किया। और उसमें मैंने लेपर्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया क्योंकि उनको पता था कि मैं इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। और दूसरी चीज़ ये कि सारे जितने भी हमारे स्टोर्स थे, स्टोर्स को ऑनलाइन पे लाना कि वहाँ पे इन्वेंट्री कितनी है, उसको मैनेज करना, बैकएंड की ये टेक्निकल चीज़ें थी। और स्टोर वाइज के उसके रेडियस में कितनी रेडियस में हम डिलीवर कर सकते हैं सेम डे में। सेम डे में 4 स्टोर्स चला रहा था कराची में, और एक दिन में फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला, ये मैंने एक दिन में स्टार्ट किया था। और 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे उसको जॉब को छोड़े हुए, लेकिन अभी तक उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल है एक आधा और ओमनी चैनल स्टार्ट किया होगा। मैंने विद इन ईयर 7 ओमनी चैनल स्टार्ट किए थे ग्रोसरी के। और जहाँ तक उसकी बास्केट साइज़ की बात करूँ तो मैंने जो चेज़अप का बास्केट साइज़ था, ऐसा बास्केट साइज़ कहीं पे भी नहीं देखा। मेरे पास जो मिनिमम बास्केट साइज़ था वो 18,000 रुपये का था। 18,000 रुपये का? 18,000 तो रुपये फिर का। तो अगर मार्जिन्स भी कम हैं तो मेरा ख्याल है आराम से पूरे हो जाते होंगे। बिल्कुल पूरा हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमारी जो है ना रिटर्निंग कस्टमर, देखें सेल आ गई, हमने ऑपरेशंस के थ्रू स्मूथनेस भी कर दी। ऑपरेशंस में हमारे जो GM ऑपरेशंस थे उन्होंने आके स्पेशली मेरा शुक्रिया अदा किया था कि हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है जो आपने ऑपरेशन बनाया है। ठीक है, मेरी मतलब सुबह के टाइम ट्रॉलीज़ नहीं पड़ी हुई होती कि जब स्टोर खुलेगा तो सामने ट्रॉलीज़ नज़र आएंगी। और अल्लाह का शुक्र है कि काम इतना ज़्यादा था कि पूरे 24 घंटे जो है ना मेरे ऑपरेशंस ग्रोसरी के चल रहे होते थे। तो ग्रोसरी में पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि अगर हम इसको और भी बढ़ाना चाहते तो अभी भी बढ़ सकता था। फुलफिलमेंट नहीं हो सकती इतनी, मतलब हम मार्केट चौक हो गए थे कि इतना ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया मार्केट में। हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे हमारा एवरेज ऑर्डर 10 से 11 था एक स्टोर का, और ये चला रहे थे टोटल 3 स्टोर, मेरा एवरेज ऑर्डर था 150 पर डे पर स्टोर। ज़बरदस्त। और इसकी अब इसको मल्टीप्लाई कर लें आप बास्केट साइज़ के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर लें 30 के साथ, तो आपके पास फिगर एक आएगी जो कि मेरी GMV थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हैं जो कि अपैरल का काम कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कराची वाली साइड पे अभी ग्रोसरी 50% से भी कम जो है ना फिजिकल लोग लेने जाते हैं अब। बिल्कुल ठीक है, अब ज़्यादातर वो है ना, और इसमें बहुत बड़ा हाथ में कहूँगा कि आप जैसे लोगों का है जिन्होंने इसको इतना ऑटोमेट कर दिया कि घर बैठे बैठे अब ग्रॉसरी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास इस तरीके से जैसे रमज़ान आया तो रमज़ान की वर्किंग हमने 2 से 3 महीने पहले, क्योंकि मार्केटिंग कैलेंडर बना हुआ होता है और हमें 2 से 3 महीने पीछे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि रमज़ान में तो ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। मैं एक जगह ट्रेनिंग ले रहा था और वहाँ पे मुझे जो सेशन दे रहे थे टीचर, उन्होंने ही कहा कि ग्रॉसरी के लिए मैंने चेज़अप को रिकमेंड किया था और उसके बाद अगले साल मुझे ही कोई मैसेज या कॉल नहीं आता। तो वो चीज़ मैंने एक पिन पॉइंट की और मैंने उसका पूरा सिनेरियो बना लिया कि अप्रैल में स्टार्ट होना था रमज़ान, तो मैंने उसकी वर्किंग जनवरी के एंड तक कंप्लीट कर ली थी। और जितना भी डेटा था ना सबको मैसेजेस ईमेल्स के थ्रू मैंने उनकी बुकिंग करना शुरू कर दी थी। जो मेरा टारगेट था 6,000 पार्सल्स का, वो मैंने स्टार्ट करने से पहले ही ऑलमोस्ट 10 से 12,000 तक चला गया था। और मुझे GM ऑपरेशन ने जो है ना रोका था कि भाई अभी बुकिंग लेना बंद कर दे, कि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा जो है ना चंक पैक नहीं कर सकते हैं। तो साहिब साहब देखा जाए तो कितनी एक महीने की सेल हो जाती थी? करोड़ों में, अरबों में? कितनी ई कॉमर्स है? कुछ ना करके मैं इस पे पूरी जितनी भी हमारी अगर मैं कहूँ कि स्पेंडिंग थी, ये 2.5 से 3 लाख रुपए की स्पेंडिंग होती थी, इससे ज़्यादा नहीं होती और थी। इसमें सेल कितनी आ जाती थी? मिनिमम 16 करोड़ 17 करोड़ 16-17 करोड़ 2.5 लाख की स्पेंडिंग से? बिल्कुल। इसकी मैं आपको वर्किंग भी दे सकता माय गॉड, मेरे पास मोबाइल में पड़ी हुई है। दिस इज़ द पावर ऑफ लोकल ई कॉमर्स। और वो लोग जो सीखना चाहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है तो डिप्लॉयर्स को ज़रूर फॉलो करें। साहिब साहब एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। बड़ा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग मोड होता जा रहा है पॉडकास्ट में, इतनी ज़बरदस्त फिगर्स मिल रही हैं। तो जो एक चीज़ थी वो ये कि आप वहाँ पे 7 से 8 डिफरेंट वेबसाइट्स कर रहे थे। फैशन अलग है, ग्रॉसरी अलग है, और जलपरी और इनसोल पता नहीं क्या क्या ब्रांड से।
तो सबसे अच्छा इनमें से रिस्पांस किस पे था? फैशन पे? ग्रॉसरी तो चलो साइड पे करते हैं, वो तो आपने ऐसे नंबर बताएंगे जो थोड़ा सा मार्केट हिला देंगे, तो उसको ज़रा साइड पे करते हैं। तो फैशन में, वुमेन क्लॉथिंग में, शूज़ में, क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स भी ये सवाल करते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या गाइड करेंगे? कौन सी वेबसाइट और कौन सी नीश ज़्यादा काम करती है? देखें, फ़ैशन की अगर बात करें तो उसमें चेज़ ऑफ फैशन था, इंसोल था, जलपरी था, बचपन था। इंसोल लेदर गुड्स और शूज़ से रिलेटेड था सारा। इसके अलावा जलपरी था जो वो वुमेन ओरिएंटेड था और फैब्रिक से रिलेटेड। इसके अलावा बचपन ये किड्स से रिलेटेड था सारा। और चेज़अप फैशन एक इट्सेल्फ चेज़अप में जो भी हमारे पास 72,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट थी ग्रोसरी को मिलाकर, तो उसमें सब कुछ जो है ना वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल था। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि चेज़अप के जो है ना वो जो मार्जिन थे वो बहुत कम थे, और एज एन हेड ऑफ़ ई कॉमर्स मुझे मार्जिन जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो पिंच करते थे कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद मुझे अगर जो मेरा प्रॉफिट है वही अगर कम आ रहा है, तो उसके लिए हमने ये इंसोल, जलपरी, बचपन ब्रांड विद इन चेज़अप ही बनाए जिसमें हमारे मार्जिन्स अच्छे थे, और इसको हम एज एन ब्रांड लेकर चले जिसमें हमने इसी ऑपरेशंस में रहकर हमने सबसे ज़्यादा जो अनस्टिच कपड़ा है वो बेचा। हाउ शार्प इट इज़ साहिब साहब। ये तो एक नई सीख है स्टूडेंट्स आपके लिए भी कि आप सीखें कि अगर आपकी एक वेबसाइट या ऐसी नीश है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मार्जिन कम है, तो आप 5-6 नीश ऐसी बना लेते हैं जिसका मार्जिन ज़्यादा है, वॉल्यूम भले कम हो जाए, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतरीन हो सके। साहिब साहब, प्रॉफिटेबिलिटी बच्चे और भी सीखना चाहेंगे आपसे, तो आई होप आप आगे भी हमें इसको सिखाते रहेंगे। तो चलता हूँ साथ आपकी तरफ में, और अगेन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस टाइम पे यूट्यूब पे ऐसी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए इंसान अपना बिजनेस प्रमोट कर सकता है और साथ साथ कोई साइड इनकम भी बना सकता है। अच्छा, अब तकरीबन 5 दिसंबर से मैं एक अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ। उसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक फर्नीचर वाला, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसका बिजनेस है, लोकल सा बिल्कुल इसका सादा सा बिजनेस है, वो एक मैकेनिक, एक गाड़ियाँ बेचने वाला, एक कार डीलर, इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या बिजनेस ओनर्स किस तरीके से यूट्यूब को यूज़ करके अपने बिजनेस को मैसिव लेवल पे स्केल कर सकते हैं। मैंने एक रिसेंटली एक केस स्टडी भी डाली है जिसमें एक प्रॉपर्टी एजेंट है, सिंपल एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट है, उसने अपने वो जो 65 लाख रुपए के घर बेच रहे होते हैं वो तो नहीं है? नहीं वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं। एक बंदा है 23 ईयर्स की एज में उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसका नाम प्रॉपर्टी नामा के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। उसने जस्ट प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग अपने यूट्यूब चैनल पे बताई। उसके साथ साथ उसका काम बढ़ता गया, डिमांड बढ़ती गई, और उसने सारे जो प्रॉपर्टी की फील्ड में या रियल एस्टेट की फील्ड में फ्रॉड्स होते थे उसको एक्सपोज कर दिया कि अगर आपने फाइल लेनी है तो किस बिजनेस की लेनी है या किस सोसाइटी की लेनी है, किसकी नहीं लेनी। आपने अगर मतलब जिस डीलर पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर किस बेसिस पे आपने उस पर ट्रस्ट करना है। ओवरसीज ने अगर बाय करना है तो उसने किन किन चीज़ों को देखना है, फिर इसमें इन्वेस्ट करना है। आसानी कर दी कितनी कस्टमर के लिए। कस्टमर के जो माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं ना, या एक रियल एस्टेट एजेंट के पास आके जो भी एक आम क्लाइंट 100 क्वेश्चन से पूछता होगा डिफरेंट कैटेगरी के, उसने अपने चैनल पे उन 100 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, और वो भी सच। उससे उसका चैनल इतना ग्रो किया, और उसकी अपनी चैनल पे ये बताया हुआ उसने कि मेरे पास राइट नाउ 5 अरब से ज़्यादा के एसेट्स मौजूद हैं। 5 अरब से ज़्यादा के एसेट्स। समझे इस बात को कि ये है सर्विस ई कॉमर्स। एक होती है फिजिकल टेंजिबल गुड्स की ई कॉमर्स, दिस इज सर्विस लोकल ई कॉमर्स। भाईजान अमेरिका के प्लॉट नहीं बेच रहा हो, पाकिस्तान के प्लॉट बेच रहा है। और कैसे उसने बताया कि 5 बिलियन रुपीस के एसेट्स उसकी वेबसाइट पे और सॉरी यूट्यूब चैनल में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2017 में वो एक टाइपराइटर की मतलब इस तरह की वो कोई जॉब कर रहे थे, और 5 साल में दैट मीन्स के एजुकेशन गई साइड पे, उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप अभी कहीं पे भी बैठे काम कर रहे हैं और इस फील्ड से वाबस्ता हो जाते हैं, यू कैन अर्न इन मिलियंस एंड इवन बिलियंस। राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जिसपे इवन 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स हो, उसने 5 अरब तो नहीं एटलीस्ट कमाए होंगे गूगल एडसेंस के रेवेन्यू से। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस सेल की यूट्यूब को यूज़ करके, दैट इज़ वाई कि वो इतना प्रॉफिट, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। फिर वो सारी वीडियोस चल रही हैं, शाम को भी देखी जा रही हैं, रात को भी देखी जा रही हैं, दुबई में भी लोग देख रहे हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं, और उसने अपना नंबर भी दिया हुआ है, अपनी टीम बना ली है, और उसका राइट नाउ लाहौर, सियालकोट, पता नहीं कहाँ उसके ऑफिसेज हैं। ज़बरदस्त। मेरा एक सवाल और है कि यूट्यूब पे तो चले काफ़ी क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने करना है, फेसबुक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं कंटेंट के लिए, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू?
अब बहुत ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो YouTube एक प्लेटफॉर्म है ना, वो प्योरली वीडियो रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। Okay. अब YouTube जो है वो 1 साल पुरानी वीडियो भी रिकमेंड करेगा, 2 साल पुरानी भी, 3 साल पुरानी भी, 4 साल पुरानी भी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो फेसबुक है वो जो वीडियो आ रही है उसी को ऑलमोस्ट महीना पुरानी, 2 महीने इस तरह से रिकमेंड करेगा। लेकिन और यहाँ पे पूरा जो है वो आपको स्टडी करता है कि आपकी क्या इंटरेस्ट हैं, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको पुरानी वीडियोस रिकमेंड करता है। और पुरानी वीडियोस ज़ाया नहीं जानी चाहिए, उससे भी बिजनेस आना चाहिए, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको यूट्यूब। ज़बरदस्त। तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे आपको अगर कुछ भी ढूंढना है तो वो मिल जाएगा, चाहे वो पुराना भी है। और फेसबुक आपको ज़्यादातर आज के दौर में इंगेज रखता है, मज़े की वीडियो, खाने की वीडियो, इस किस्म की कंटेंट आ रहा है वो आपको इंजॉय कराता रहेगा। सही, ज़बरदस्त। तो एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुझे दोनों को यूज़ करना है, किसी एक को ज़्यादा किसी दूसरे को कम करना है, क्या करना चाहिए? अब मेरे ख्याल से फेसबुक को आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपने एड स्पेंड करना है वहाँ पे आपने एड्स चलाने हैं, उसके लिए तो फेसबुक से अच्छा और कोई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे अच्छे कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के लिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको यूट्यूब यूज़ करना चाहिए, ताकि इससे रिपीटेड सेल्स आएँ। और एक और चीज़ जो बड़ा एक बेसिक सा डिफरेंस है वो ये कि यूट्यूब पे आप जितने मर्जी लिंक्स पेस्ट करें, जिस तरह से मर्जी करें, और फेसबुक पे आप एक लिंक एक्स्ट्रा पेस्ट करते हैं, वो उसकी रीच ही गिरा देता है कि यार मेरे प्लेटफॉर्म से कोई बाहर ना चला जाए। तो इस लिहाज से हम यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। साहिल साहब आपके बाद वापस आऊँगा और वो सवाल जो शुरू में थोड़ा सा कट गया था, वापस उसकी तरफ आता हूँ। एक इदारा जो कि बहुत अच्छा है, प्लेटफॉर्म है, बाहर कैसे अर्न करना है उसके बारे में सिखा रहा है, कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में सिखा रहा है, उसने अपना एक ब्रांड बनाया और वो सालों से नेगेटिव में चल रहा था। और आपके आने के बाद ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी देखी, इतने ऑर्डर्स देखे जितने पिछले 1.5 साल में भी नहीं देखे। सुना बातों से ये पता चला, जो आसपास रूमर्स होते हैं, कि वन मैन आर्मी थे आप वहाँ पे। प्रोडक्ट सोर्सिंग भी आप कर रहे थे, प्रोडक्ट लेबलिंग भी आप कर रहे थे, वेयर हाउसिंग भी आप कर रहे थे, प्रोडक्ट को फिर वेबसाइट पे भी आप लगा रहे थे, बेच भी आप रहे थे। तो ये सब कुछ कैसे किया? और रिकॉन्सिलिएशन भी मैं ही कर रहा था। अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन भी माशाल्लाह, रिकॉन्सिलिएशन भी आप कर रहे थे। ये वन मैन आर्मी साहिल साहब कैसे, और ये कितने डिपार्टमेंट्स हैं ई कॉमर्स के अंदर, थोड़ा सा गाइड करें और फिर बताएं कि आपने ये सब कैसे अचीव किया। देखें, इससे पहले जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, उससे पहले हर एक ने अपनी मस्जिद बनाई हुई थी कि माल कौन ले रहा है, बेचने वाले को नहीं पता, जो माल ले रहा है वो बेच कितने का रहा है वो लेने वाले को नहीं पता। और जब मुझे यहाँ पे कंपनी के सीईओ ने स्पेशल रिक्वेस्ट पे हायर किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये मेरा बिज़नेस है और ये मेरा मतलब सब कुछ है, ये मेरा नाम है, इसको बचा लो। तो मैंने सबसे पहले स्टडी करना शुरू किया कि इश्यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं। मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया पूरे इसके ब्रांड का, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पहले दिन से स्पेंडिंग होना शुरू हुई, कितने ऑर्डर्स आना शुरू हुए, पूरा एक डेटा जो मैं बात करता हूँ, डेटा पे काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद कि हमारे वेंडर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट हमें आ रहा है, किस रेशो के साथ आ रहा है, और हम उसमें मार्जिन्स कितने रख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि नेगेटिव क्यों था, व्हाई इट वाज इन लॉस? नेगेटिविटी के इश्यूज़ ये थे, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, खरीदा ये 2-3 इश्यूज थे, जिसमें एक प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो प्रॉपर मार्केटिंग होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसका कोई एज इन प्योर बंदा इनके पास नहीं था। इनके पास यही बंदे थे जिन्होंने बस लेक्चर्स लिए और आगे काम करना शुरू कर दिया। फिज़िकल एक्सपीरियंस इसीलिए मैटर करता है। हम लोग जो कराची गए 6-7 साल मार खाई, छोटे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स, अब इसीलिए तो काम, आप जैसे आपने बात की कि सब कुछ आपने किया, मैंने ऑडिट भी खुद किया। ऑडिट भी खुद किया? हाँ, क्योंकि जो भी हेड ऑफ ई 8 से 10 डिपार्टमेंट तो यहीं पे हो गए माशाल्लाह सारे वन मैन आर्मी। मुझे लग रहा है शायद आप अकेले ही थे वहाँ पे, और तो कोई हेड ऑफ ई कॉमर्स जो भी होगा ना, मेरा उनको मशवरा है, जब भी आप अपनी ज्वाइनिंग दें ना कहीं पे भी, तो सबसे पहले इन्वेंट्री का ऑडिट करवा लें। ठीक है, मैंने इन्वेंट्री की ऑडिट की रिक्वेस्ट की, वहाँ पे पता चला जी बंदा ही एक है। तो ऑडिट करवाना क्यों ज़रूरी है? ऑडिट करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इन्वेंट्री वर्चुअल कितनी पड़ी है, फिजिकल कितनी है, और इन प्रोसेस कितनी है। ओके, ठीक है, और इसके लिए आपके पास ERP होना ज़रूरी है। 99% ब्रांड्स जो हैं वो ERP यूज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जिस डिपार्टमेंट में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, उनको ERP का ही नहीं पता था।
जबरदस्त। तो ये ERP फिर ये डूबते हुए जहाज को आपने कैसे वापस उठाया जब देखें इतने मसले थे? मार्केट में हर चीज़ का ना सोल्यूशन होता है। मैंने ERP इनको कुछ हज़ार रुपए का भी बताया सॉफ्टवेयर और लाखों रुपए का भी सॉफ्टवेयर बताया, जिसके फिजिकल हमने डेमोज भी करवाए और सब कुछ। इसके बाद अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मैंने तो अपने ब्रांड में करना था, तो उसके लिए मैं खुद बनाए? नहीं देखें 3PL की सर्विस होती है डिफरेंट, जो है ना नीम प्रो वाले आपको देते हैं। इसके अलावा ट्रैक्स ने शुरू की है, ट्रैक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पर। ट्रैक्स ने क्या किया कि वो आपकी इन्वेंट्री लेता है, ठीक है, आपके ऑर्डर भी प्रोसेस करवाता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करता है। ओके, तो वेयर हाउस की कॉस्ट तो फिर आपने ऐसी बचा ली, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ जानी थी। 1.2 मिलियन मेरे वेयर हाउस की कॉस्ट थी, जिसमें 2-3 लड़के थे, उनकी सैलरीज थी, ऑर्डर प्रोसेसिंग की अलग फीस थी, और इसके अलावा उनकी पार्किंग गाड़ियों की और ब्ला 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 करके पूरी एक लिस्ट आती थी, जिसमें 1.2 मिलियन मुझे वेयर हाउस ऑपरेशंस के लिए देना पड़ता था। तो ट्रैक्स क्या चार्ज कर रहा था, क्योंकि जरी बात है वो भी तो किसी जगह पे रख रहा होगा। पर स्क्वायर फिट मैं अगर बताता चलूँ 45 रुपीज़, 45 रुपये से। हाँ, मैंने 1000 स्क्वायर फीट जगह ली, 45,000 रुपए बनते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी करवाई और इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर भी उनसे ले लिया। 1.2 मिलियन के आपने 45,000 के अंदर जुगाड़। मतलब ये देखें कि ये चीज़ें होती हैं कि इंसान को अगर पता हो कि कहाँ पे तीर मारना है ना, तो आप डूबते हुए जहाज़ को भी उठा लेते हैं। माशाल्लाह साहिद साहब, वैसे ही आप फेमस हैं। ऑपरेशंस में ऐसे काम किया, इन्वेंट्री ऑडिट के लिए अपने ही डिपार्टमेंट से, मेरे पास डेवलपमेंट और डिज़ाइन डिपार्टमेंट था, डिज़ाइन डिपार्टमेंट में से एक लड़का उठाया और एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक लड़का उठाया और उनको लेकर गया। उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट छोड़ के अब लोकल ई कॉमर्स पे वो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह और इसके अलावा ये है कि वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व भी कर रहे हैं अब, तो लोकल ई कॉमर्स की कंसल्टेंसी। ये एक आम ब्रांड के लिए तो चलो आसान होता है, बट एक ब्रांड के लिए कैसे ये आपने पॉसिबल किया है? क्योंकि उसमें तो फोटो शूट और पूरा शूट होता है, ज़ाहिर सी बात है वो चाहिए। ये शर्ट अगर मैंने पहनी हुई है तो अगर मैं एक ब्रांड हूँ तो ब्रांड का एक टैग लगा हुआ होता है, ये कैसे पूरा किया? इन्वेंटरी कैसे मैनेज? इसको मैं इस तरीके से लेकर चलूँगा कि इनके जितने भी वेंडर्स थे, वेंडर्स की लिस्ट आई मेरे पास, मैंने एक एक से मीटिंग की प्रॉपर, ऑफिस आवर्स में भी, ऑफिस के बाद भी, ऑफिस में सैटरडे संडे, ठीक है, लेट नाइट मैंने उनके साथ मीटिंग्स की और मुझे पता चला कि कहाँ पे कहाँ का कौन सा इशू है। मैंने उन सारे वेंडर्स के साथ काम करना छोड़ दिया। आपको पता है मैंने कराची में काम किया, कराची में एक वेंडर थे ऑल इन वन मेरी तरह, मैंने उनको कॉल की और उनको मैंने अपना इशू बताया। उन्होंने कहा कि यार आपको क्वालिटी कौन सी चाहिए? मैंने कहा मुझे एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी में मिनिमम प्राइस के साथ वो मुझे टैगिंग, बारकोडिंग, पैकिंग और डिलीवर यहाँ लाहौर में, ये सब कुछ करके ये सब जो आप बता रहे हैं इसकी तो अच्छी खासी कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट होती है, लेकिन ये मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बचा के दी थी। क्या बात है। क्योंकि मुझसे पहले वाले जो भी लोग थे वो तो सैम्पलिंग के लिए भी 50 हज़ार रुपये इनसे लेते थे कि सैंपल लेने, और मैंने इनको बताया कि सैंपल आपको फ्री मिलते हैं। तो अच्छे रिलेशनशिप मार्केट के अंदर होने से भी आपको पता चलता है कि कैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट आपने निकालने हैं इन सब चीज़ों के साथ और पैसे भी बचाने हैं। साहिद साहब, मैंने सुना है गुल अहमद के टक्कर की क्वालिटी होती थी। बिल्कुल, और जहाँ तक आपने शूट की बात की थी तो मैंने उस जो हमारे वेंडर थे, देखें काम करना ना हर कोई काम करना चाहता है, तो उसमें यह है कि मैंने अपने वेंडर से रिक्वेस्ट की कि आप सैंपल बनाते हो, सैंपल अप्रूव, देखें आपने मुझे भेजा, उसके लिए 2 दिन लग गए, एक्सप्रेस डिलीवरी करवाते थे TCS की ज़बरदस्त, मतलब रात को मुझे भेजते थे वो कि मैं भेज रहा हूँ और सुबह 11 बजे मुझे डिलीवर हुआ था। तो वेंडर आपको शूट भी दे देता था? वेंडर्स मुझे शूट करके भी देते थे। देखें एक और तरीका, ये कराची के वेंडर, अब एक शूट करने में ही मॉडल 4,500 रुपये ले लेता है। सर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्योंकि PNL देखा हुआ था तो ऑलमोस्ट मिलियंस शूट में गए हुए थे। साहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस तरीके से आपने उसका ROS किस तरह कंट्रोल किया है? सुना है मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। मार्केटिंग स्पेंड की अगर बात करूं तो स्टार्ट में जब मैंने डेटा देखा तो मुझे सबसे पहले तो फाइनेंस में जाने से पहले मैंने डेटा देखा तो उसमें ऑलमोस्ट 87% का मार्केटिंग स्पेंड लग रहा था इनका। 87%, यानी कि 1 रुपया लगा के 1 रुपये की सेल आ रही थी? बस इतना ही आ रहा था। तो और उसमें से रिटर्न ये तो कोई हमारा स्टूडेंट भी कर ले ऐसी, जिसने पहली क्लास भी नहीं ली। जी, इसमें ये था कि ये पिछले काफ़ी अरसे से, मतलब डे फर्स्ट से मैंने डेटा तो कितना कंट्रोल किया आपने इसको? मैं मिनिमम लेकर आया था 7.22 तक। 87 से 7.22 तक, यानी कि 7 रुपये लगा के 100 रुपये की सेल। बिल्कुल, पहले 1 रुपये लगा के 1 रुपये की सेल, 7 रुपये लगा के 100 रुपये की सेल। ये साहिद साहब जबरदस्त सारे मार्केट ला रहे हैं आप।
हाँ, ऑपरेशंस सारे सेट करने के बाद और ये सारा जितनी भी जर्नी थी ये ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने की थी, जिसमें पूरा मतलब प्रोजेक्ट लिया और उसको सिंगल हैंडेडली सेल्स को भी देखना, ठीक है, इसके अलावा डिस्पैचिंग कि हाँ जी ऑर्डर जो आ रहा है उस पर OTP कैसे कन्वर्ट कर। कितने ऑर्डर थे आपसे पहले और कितने आपने बाद में किए? ऑर्डर्स की अगर बात करूं तो ऑर्डर्स नहीं, मैंने बास्केट साइज पे ज़्यादा काम किया था। ओके, तो कितनी थी पहले और बाद में कितनी थी? सेल्स की अगर मैं बात करूं तो पहले इनकी 2-4 लाख मंथ की सेल होगी, 1 मंथ की। हाँ, और मैं इनको लेकर गया ऑलमोस्ट 5.6 मिलियन तक। 56 लाख रुपए की सेल? 56 लाख रुपए 2 लाख से 56 लाख रुपए? हाँ, और कसम से मैं अगर अभी माइक ना पकड़ा तो मैं तालियां बजा देता। इतनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह साई साहब, सैल्यूट है आपको यार, ज़बरदस्त। ब्रांड के प्रोडक्ट की, विद द टैग्स, विद द क्वालिटी, विद द प्रोडक्ट इमेजेस, शूट, डिलीवरीज। और इसके अलावा इसमें जो आपके कॉस्टिंग आती है इसकी प्रोडक्ट की, कि आप किस तरीके से अगला प्रोडक्ट डाल रहे हो, उसकी भी प्लानिंग पूरी इन्वेंट्री वगैरह की, अभी नेक्स्ट सीजन में क्या प्रोडक्ट आने वाला है, नेक्स्ट सीजन में, इवन अगले आने वाले 2 सीजन्स का, कि हमारे पास कितना फंड्स होंगे और कितना हमने किस किस तरीके से कौन कौन सी परचेजिंग करनी है, वो आ जाता है आपका डेटा के थ्रू। कि मैं फंड्स तो मेरे इतने अवेलेबल होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट लेना होगा वो मैं डेटा के थ्रू बताऊंगा कि किस पे मेरी जो लिक्विडेशन है वो मैक्सिमम पे गई। ऐसे भी प्रोडक्ट थे जो कि 100% लिक्विडेट हुए, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि लिक्विडेट नहीं हो रहे थे या जिन पे सेल नहीं आ रही थी। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा जो कि मुझे कहा गया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि यार ये हमारा सेल ही नहीं हुआ, और वो मेरा अगले मंथ में टॉप सेलिंग था। साई साहब, इतना ज़्यादा नॉलेज है ये कि स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी कि अगर आज की पॉडकास्ट में ये मैं सब निचोड़ने की कोशिश करूँ, मुझे नहीं लगता कि निचोड़ पाएगा। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर आपको मदऊ करें इसी टॉपिक पे और हम आपसे डिटेल में इसके बारे में पूछेंगे। अभी तक आपने जो चीज़ें बताई हैं वो मेरे लिए हज़म करना मुश्किल हुई है, तो पहले मैं वो हज़म कर लूँ, फिर इंशाल्लाह बाकी भी करें। लेकिन ये तो बात तय, और मैंने सही सुना था इससे पहले आपके बारे में कि डूबती कश्तियों को और डूबते हुए जहाज़ों को उठाना सिर्फ साजिद रियाज का काम है। तो वो सब ई-कॉमर्स के ब्रांड्स जो कि डूब रहे हैं, अगर उनको उठाना है तो साजिद रियाज साहब से रब्ता कर सकते हैं। पॉडकास्ट को मैं इस वक्त इख्तिताम पे लेके जाऊंगा, उससे पहले साथ सिर्फ मैं ये चाहूँगा आप बता दें कि आपका चैनल कौन सा है, और आपसे अगर फर्दर सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं, कैसे आपसे इन टच रह सकते हैं, ये ज़रा काइंडली बता दें। अगर तो कुछ यूट्यूब से रिलेटेड आपने कुछ भी सीखना है तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। साद राशिद के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मुख्तलिफ प्लेलिस्ट हैं कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है यूट्यूब को यूज़ करके, बच्चे किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके, विलेज के लोग किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब को यूज़ करके। हर तरीके से हम यूट्यूब को यूज़ करें, क्योंकि हमारे नेबर्स इंडियंस बहुत आगे निकल गए हैं इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें सपोर्ट करूं, पाकिस्तानियों को सिखाऊं जितना मेरे लिए पॉसिबल है। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आएँ और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया साथ, थैंक यू सो मच। अब हम अपने गेस्ट को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं। और आज की पॉडकास्ट थी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक, और स्पेशली साजिद साहब, साद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनको फर्दर भी पॉडकास्ट में बुलाएंगे। साजिद साहब से हमने और बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी है, और आज तो स्टंड हो गए ये फिगर्स देख के। 2 लाख की सेल आप 56 लाख तक पहुँचा देते हैं, 87% ROAS से आप 7% ROAS पे ले आते हैं, 1.2 मिलियन की वेयर हाउस की कॉस्ट आप 45,000 रुपये के अंदर ले आते हैं। ये सब नॉलेज सीखना है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहें, डिप्लॉयर्स को फॉलो कर लें। आज की पॉडकास्ट से इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।